जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा अष्टम का सामाजिक विज्ञान का पुस्तक है हमारा अभी तीसरा इतिहास वाली पुस्तक है। पांचवा पाठ जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा किस तरह से विद्रोह शुरू हुआ, किस तरह से है जो अंग्रेजों के साथ सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह किया, किस तरह राजा महाराजाओं ने विद्रोह का सहयोग और असहयोग किया, और उसके बाद हमने पढ़ा किस तरह अंग्रेजों ने विद्रोह को है जो विद्रोह को नियंत्रण में किया। उसके बाद क्या उनकी कार्रवाई थी, बहादुर शाह जफर को रंगून उसको सपत्नी को भेज दिया गया। और अब हम पढ़ेंगे विद्रोह के बाद के साल। अंग्रेजों ने जो 1857 में विद्रोह हुआ, जो 1857 में विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को अंग्रेजों ने 1859 ईस्वी के अंत तक नियंत्रण में कर लिया। क्या कर लिया? नियंत्रण में कर लिया, अर्थात विद्रोह को लगभग पूरी तरह उन्होंने कुचल दिया। अब वे पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चलाते थे। अब अंग्रेजों को लगा कि अब वे नीतियां बदलनी होगी। क्या बदलनी होगी? नीतियां बदलनी होगी। क्यों? क्योंकि जो विद्रोह का मुख्य कारण था वो अंग्रेजों की पुरानी नीतियां ही थी। तो अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में बदलाव किया। क्या किया? नीतियों में बदलाव किया, जिसमें से सबसे पहला बदलाव था कि ब्रिटिश संसद ने क्या? ब्रिटिश संसद ने 1858 का अधिनियम पारित किया। क्या किया? अधिनियम पारित किया। क्या किया? अधिनियम पारित किया। यह एक ऐसा कानून था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। क्या किया गए? इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य या सम्राट को सौंप दिए। अर्थात अब ब्रिटेन की महारानी भारत की सम्राट हो गई। ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया। जो ब्रिटेन का मंत्रिमंडल था, क्या था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल था, वहां एक सदस्य भारत मंत्री के नाम से, क्या? भारत मंत्री के नाम से नियुक्त किया। और इसका काम था, क्या काम था? भारतीय मामले, क्या? भारतीय मामले निपटाना या देखना। भारतीय मामले निपटाना या देखना। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा दिया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहते हैं। और इस भारत मंत्री की सलाह के लिए एक परिषद गठन किया गया। क्या किया गया? जिसे इंडियन काउंसिलिंग या इंडिया काउंसिलिंग, क्या कहा गया? इंडिया काउंसिलिंग कहा गया है। काउंसिलिंग कहा गया है। ये एक काउंसिलिंग थी सदस्यों की। भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय का ओहदा दिया गया। जो पहले भारत में गवर्नर जनरल का पद था, क्या था? भारत में पहले जनरल का जो पद था, गवर्नर जनरल का जो पद था, उसको वायसराय का
पद दिया गया। क्या क्या गया? उसको इसमें बदला गया, इसमें वॉइस रॉय में बदल दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। अब वो राजा रानी के प्रति जिम्मेदार घोषित हो गया। फलस्वरूप अंग्रेजों ने भारत में शासन की जिम्मेवारी सीधी अपने हाथ में ले ली। दूसरा उन्होंने बदलाव किया। क्या बदलाव किया? देश के सभी शासकों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में कभी भी उसके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा? दूसरा, भारतीय शासकों को भरोसा, क्या है? भरोसा दिलाया गया कि उनके अधिकार क्षेत्र में कब्जा नहीं किया जाएगा, कब्जा नहीं किया जाएगा। तीसरा है, उन्हें अपनी रियासतों, अपने वंशजों, यहां तक कि दत्तक पुत्रों को भी सौंपने का अधिकार होगा। अर्थात वो अपना उत्तराधिकारी जिसे चाहें उसे बना सकते हैं। उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें और ब्रिटेन की महारानी को अपना साम्राज्य घोषित करें या उनके अधीन रहकर कार्य करने के लिए वो तैयार रहें। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट थी। क्या थी? ब्रिटिश शासन के अधीन, ब्रिटिश शासन के अधीन साम्राज्य चलाने की छूट थी। क्या थी? छूट थी। फिर तीसरा बदलाव उन्होंने किया जो तीसरा बदलाव उन्होंने किया वो बदलाव यह था कि सेना के अंदर भारतीय सीमाओं का अनुपात कम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सेना के अनुपात, भारतीय सेना में जो तीसरा बदलाव किया उन्होंने, अप्रत्यक्ष रूप से सेना में भारतीय सैनिक का अनुपात कम किया गया और यूरोपियन सैनिक का अनुपात बढ़ा दिया। क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ये काम किया, अर्थात भारतीय लोगों को सेना में अब नौकरी पे कम करना शुरू कर दिया। और यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों को ज्यादा भर्ती किया जाए। साथ ही ये किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत के सिपाहियों की जगह पर गोरखा, सिखों और पठानों को महत्व दिया गया और इनको हटा दिया गया। ये तीसरा बदलाव 1858 के अधिनियम में किया गया। फिर चौथा बदलाव किया कि मुस्लिम की जमीन और संपत्ति बेड़े पैमाने पर जब्त की गई। चौथा बदलाव किया, मुसलमानों की जमीन व संपत्ति की जब्ती की गई, अर्थात उनको बड़े पैमाने पर उनके तहस नहस किया गया। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाता था। अंग्रेजों का लगता था कि विद्रोह उन्होंने खड़ा किया और विद्रोह का कारण मानते थे। क्या मानते थे? विद्रोह का कारण मुसलमानों को मानते थे। क्या करते थे? विद्रोह का कारण मानने लगे और संदेह से देखने लगे। पांचवा उन्होंने ये बदलाव किया कि भारतीय रीति रिवाजों का वे है जो
सम्मान करेंगे। क्या करेंगे? भारतीय रीति रिवाजों को सम्मान किया जाएगा या फिर उसमें दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। फिर उन्होंने छठा जो बदलाव किया, वो छठा बदलाव यह था कि भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। जमीन व जमींदारों को स्थायित्व देना, अर्थात अब उनका मालिकाना हक समझा जाएगा। बार बार है जो पलटा या है जो जब्ती कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस तरह से 1857 के विद्रोह के बाद एक नया चरण शुरू हुआ, एक नई व्यवस्था शुरू हुई और नए बदलाव शुरू हुए। इस तरह से भारतीय सम्राट में कई चीजें उन्होंने घोषित की। यहाँ पर आपकी पुस्तक में एक घटना भी आई है। वो घटना ये है कि 1800 खुर्दा संग्राम से संबंधित एक केस स्टडी आई है। क्या आई है? खुर्दा संग्राम से संबंधित एक केस स्टडी, खुर्दा संग्राम से संबंधित एक केस स्टडी आई है। एक तौर तरीका आया है कि किस तरह से वहां पर क्या बदलाव हुए थे या माने गए थे। तो इसमें यह है कि 1857 की घटना से पहले, बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना 1857 में भी हुई थी, खुर्दा नामक पर हुई थी। और इस घटना का बच्चों को शिक्षा देना जरूरी। खुर्दा जो कि उड़ीसा के दक्षिणी पूर्वी भाग में एक छोटा सा राज्य था, 19वीं शताब्दी में शुरुआत में 105 गढ़ों जिसमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव शामिल थे और एक बहुत जनबहुल क्षेत्र था। खुर्दा क्या था? खुर्दा एक दक्षिण उड़ीसा का एक इलाका था जिसमें बहुत बड़े हैं जो 60 बड़े और 1109 छोटे गांव थे। क्या थे? गांव थे। 1109 छोटे गांव थे और 16 गणजातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व के दबाव में आकर मराठों को सौंपना पड़ा। इसी तरह वहां के राजा वीर किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगनों को जगन्नाथ मंदिर का संचालन समेत 14 गढ़ों को मराठों को सौंपना पड़ा। उसके पुत्र को है जो दुर्दशा का शिकार होना पड़ा। इसी तरह उन्होंने कई तरह की कार्रवाइयां की जिससे है जो उन लोगों को एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जहां पर उन लोगों की रीति नीति, उन लोगों का काम, उन लोगों की व्यवस्था, उन लोगों के धर्म सभी को वो अपने से विचलित समझ रहे थे। तो उन्होंने 1817 में एक गंभीर 1817 ईस्वी में एक है जो विद्रोह किया। क्या किया? विद्रोह किया, संग्राम किया। क्या किया? संग्राम भी किया था, विद्रोह और संग्राम किया था। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। राज्य के पूर्व सैनिक बने जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता है। पाइक पूर्व सैनिकों का वर्ग, क्या है? वर्ग है। उनको है जो जाना जाता था। उनका जीवन बुरी तरह से इस चीज से प्रभावित हुआ। उनकी नीति भयावह हुआ और राजस्व की मांग, अनुचित वर्दी और संग्रह के दमनकारी तरीके बढ़ गए थे। 1805 से 17 के बीच खुर्दा के बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। धीरे धीरे अंग्रेजों ने राजस्व में इनकी वृद्धि की मांग की। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी अंग्रेजों ने कोई उदारता नहीं दिखाई उस चीज को लेने के लिए। और उड़ीसा में तो अक्सर आपदाएं आती थी, लोग ज्यादा है जो विचलित हो गए।
इसी तरह से उन्होंने एक विद्रोह किया। 29 मार्च 1817 को इस विद्रोह की शुरुआत हुई, जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों को हत्या करके सरकारी खजाने को रकम लेकर चले गए। और इसकी चारों तरफ हैं जो घटना हुई और इस तरह से विद्रोह की ज्वाला भड़की। 1800 और ये विद्रोह 1825 तक जारी रहा और इसके दूरगामी परिणाम भी पड़ेंगे। तो इस तरह से ये अध्याय को हम यहाँ समाप्त करते हैं। कल इसके आगे परम शांति का स्वर्णिम युग है जो पढ़ेंगे। धन्यवाद।